हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम स्टूडेंट बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं क्लास +1 के लिए। और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी और नीट के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं या जिस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज बिल्कुल स्टार्टिंग से। बिल्कुल स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और कुछ बेसिक टर्म्स की भी बात करेंगे। सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट वेरिएबल्स क्या है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ये सब मैं आज के लेक्चर में स्टूडेंट कवर अप करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड को मिलाकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो माने होता है हीट और डायनेमिक माने होता है मोशन। तो स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, जब थर्मोडायनेमिक्स की बात की गई तो केवल बात की गई थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ हीट। मगर बाद में देखा गया कि थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच को काफी बड़ा कर दिया गया, विस्तृत कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एलोबरेट किया गया। तो हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम कहते हैं वर्क एंड हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर इस चैप्टर में हम कुछ नई टर्म्स एनर्जी की पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, और कुछ टर्म्स आप पहले से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशन कर रहा है, रोटेशनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, उसकी स्टडी के लिए ही हमें जरूरत पड़ती है थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स की अपने आप में काफी यूटिलिटी है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं आपको हाईलाइट डालता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स की यूटिलिटी क्या है। थर्मोडायनेमिक हमें बेसिकली स्टूडेंट ये बताता है कि जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी सिस्टम को, तो उसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे सपोज करिए मैं कह रहा हूं कि वाटर को हम इवेपोरेट कर रहे हैं, तो वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं तो क्या करें, हम गर्म कर रहे हैं पानी को, और वो किससे, लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है, गैसीय स्टेट में जा रहा है। तो उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी उसको मुझे देनी पड़ी। मगर जब हम बात कर रहे हैं कि भाई और कोई सिस्टम ले लीजिए, कोई केमिकल रिएक्शन ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आपने हीट किया, कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने उसको क्या किया, डिकम्पोजिशन किया। तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी का चेंज हो रहा है स्टूडेंट, उसी की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कहां पे इसकी यूटिलिटी क्या है, तो इट टेल अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है, तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मान लो मैंने कोई केमिकल रिएक्शन लिख दी, अब मुझे ये पता करना है कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन से ही है। थर्मोडायनेमिक्स में बाद में हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो उसकी वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो रही है। नो स्पॉन्टेनियस जिन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें एनर्जी पर्टिकुलर देनी पड़ती है, और जब तक हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब तक वो रिएक्शंस होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। तो कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पहली प्रिडिक्शन करता है थर्मोडायनेमिक्स की यूटिलिटी। मेन यही है कि हमें ये बताता है कि ये कन्वर्जन पॉसिबल है कि नहीं है। फिर दूसरी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम जब तक अटेंड नहीं हो जाता, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने एक्सटेंट में रिएक्शन होगी, उसके बारे में भी हमें थर्मोडायनेमिक्स से आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट, इट डिड्यूस सम लॉ। जैसे हम इक्विलिब्रियम जब चैप्टर करेंगे तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम डिड्यूस करेंगे रिलेशन, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो कई लॉ हैं जिनके डिराइव करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो थर्मोडायनेमिक्स वहां पे भी हमें हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प। अब आप कहेंगे सर डेली लाइफ में इसका यूज बताइए, थर्मोडायनेमिक का क्या है, तो हम अपने आसपास देखते हैं जेट इंजन,
डीजल इंजन, पेट्रोल से इंजन चल रहे हैं, जितने भी इंजन है, हीट इंजन की बात करें, हीट पंप की बात करें, अपने घरों में हम रेफ्रिजरेटर, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सारा थर्मोडायनेमिक्स का है, क्योंकि यहाँ पे हीट का चेंज हो रहा है। हाउ कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, हाउ एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क, ये सारी चीजें हम इस थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं। फिर बात आती है सर इसकी लिमिटेशंस हैं क्या? यस, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये हमें ये तो बताता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नहीं होगी, मगर ये नहीं बताता व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी किस स्पीड से होगी, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये केमिकल काइनेटिक के बारे में हमें नहीं बताता। केमिकल काइनेटिक आप प्लस 2 में चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे जो केमिकल काइनेटिक का जो यूज है वहां पे थर्मोडायनेमिक्स फेल हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करता, ये तो बता देता है कि इससे ये रिएक्शन पॉसिबल है, मगर किस अगर मेरा कहने का मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी, फास्ट होगी, नहीं बताता। दूसरी बात, जो थर्मोडायनेमिक है बेसिकली डिपेंड करता है केवल हीट और वर्क को छोड़कर, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के ऊपर। तो थर्मोडायनेमिक डिपेंड अपॉन जनरली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मुझे उसका अगर हीट चेंज निकालना है या मुझे एनर्जी चेंज निकालना है तो मैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को देखूंगा, उसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, किस प्रोसेस से रिएक्शन हो रही है, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो मैकेनिज्म के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं देता, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो थर्मोडायनेमिक्स में जनरली बात करने वाले हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब जो हम टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करते हैं, मैंने कहा 1 लीटर पानी लिया, उसको मैंने कन्वर्ट किया गैस के अंदर, तो मुझे कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, टेम्परेचर को चेंज करना पड़ा, तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो मैक्रोस्कोपी के केस में हम थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। हम माइक्रोस्कोपी में एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वहां पे हम थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वहां पे थर्मोडायनेमिक का कोई यूज नहीं होता। तो दीज आर द लिमिटेशंस। तो आपको आज ये जर्नल क्या है, स्टार्टिंग है कि हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाने क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, मगर थर्मोडायनेमिक को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जिसमें से आज मैं कुछ करा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी कंप्लीट करूंगा। तो ये टर्म जब आपको पता होंगी तभी आपको आगे चल के इस चैप्टर में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और उसकी क्या यूजेस हैं, वो सारी बात हम डिटेल में करने वाले हैं। तो वहां पे आपको तभी समझ आएगा जब ये छोटी छोटी टर्म्स आपको क्लियर होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहले जो हम बार बार इस पूरे चैप्टर में वर्ड जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टूडेंट, जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट करेंगे हम बात करेंगे सिस्टम की एंड सराउंडिंग की। तो पहले बात करें तो हमारे पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर यूनिवर्स क्या है? तो एवरीथिंग विच यू सी, जितनी भी चीजें आप सब कुछ देख रहे हैं, जहां तक आप देख सकते हैं उस सारे पार्ट को हम यूनिवर्स काउंट करते हैं। और पूरे यूनिवर्स को हम 2 पार्ट में थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। किसमें? सिस्टम में एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है? सिस्टम क्या है? जिसको हम थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, यानी जिस भी, सपोज करिए मैंने 1 गिलास पानी लिया और उसको गर्म कर रहा हूं और उसके ऊपर हीट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में स्टडी कर रहा हूं, तो 1 गिलास जो पानी है स्टूडेंट, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। अब मैं एक थर्मल प्लांट की बात कर रहा हूं, किसी थर्मल प्लांट के अंदर मैं इफेक्ट ऑफ एनर्जी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजें स्टडी कर रहा हूं। तो पूरा जो थर्मल प्लांट है मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? सिस्टम। अब मैं अर्थ के ऊपर देख रहा हूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कितना इफेक्ट पड़ रहा है हीट का, कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, तो पूरा अर्थ मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। और अर्थ को छोड़कर स्पेस में जितना भी सारा पार्ट है वो सराउंडिंग हो जाएगा। तो
तो जिस चीज के ऊपर यानी जिस भी सिस्टम के ऊपर, एक पिस्टन अगर लेके मैं बात कर रहा हूं, एक इंजन की बात कर रहा हूं, तो वो मेरा सिस्टम है। इंजन के अलावा बाकी सारा पार्ट क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो जिस चीज के ऊपर आप थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम, और उसके अलावा बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो हम कई बार ये भी कहते हैं सराउंडिंग इज द स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी अगर हम सिस्टम को अगर सिर्फ यूनिवर्स में से हटा दें तो जितना भी पार्ट बचा वो सबको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। सराउंडिंग हम वैसे इंग्लिश टर्म में बात करें, हमारे आसपास जो सब कुछ है। यानी अगर मैं अपने ऊपर सिस्टम की बात कर रहा हूं, वी आर आल्सो ओपन सिस्टम। तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि सिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट। सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, फिर हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम, और फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम। अब इनको मैं बड़े इजीली और सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूं, बड़े आराम से आप समझेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम नाम से बता रहा है कि जिसमें एनर्जी एंड मैटर बोथ ट्रांसफर। आप सब कोई एग्जांपल दे दे डेली लाइफ का। तो आजकल वैसे आप सब फ्री हैं, चाय तो हर व्यक्ति बनाते ही है। तो अगर आप कभी चाय बना रहे, केतली आपने रखी पानी की और उसे गर्म कर रहे हैं, तो जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं केतली पे, तो बेटा उसमें आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो जब मैं उसे गर्म कर रहा हूं तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कुछ वाटर इवेपोरेट हो रहा है, यानी मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। फिर आप कहेंगे सर एनर्जी जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लो बॉटम टू अपर पार्ट, है ना। हीट हमारा, हमें पता है हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो 2 चीजें ट्रांसफर हो रही है, हीट भी ट्रांसफर हो रही है यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। प्लांट एंड एनिमल्स, यानी हम लोग हो गए, प्लांट हो गए, ये सब किस में आते हैं, ओपन सिस्टम में, क्योंकि हम दोनों टाइप, हम मैटर का भी ट्रांसफर करते हैं और हीट का भी ट्रांसफर करते हैं। दैट्स वी आर कंसीडर अंडर द सिस्टम ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। अब उसी चाय को जब आप बना रहे हैं या पानी को गर्म कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर एक प्लेट रख दी स्टूडेंट, तो अब वो क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। आप कहेंगे क्यों सर क्लोज सिस्टम क्यों हो गया। अब क्या हो रहा है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, नॉट मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। जनरली जितनी भी गैसियस स्टेट की रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर जब हम स्टडी करते हैं कि मान लो हमारा एक प्रोडक्ट गैसियस है, तो उनको हम क्लोज सिस्टम में स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर ओपन सिस्टम है तो गैस तो उड़ जाएगी ना, उसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो वो हमारे कहलाते हैं ओपन सिस्टम। लास्ट बचता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपके दिमाग में खुद आ गया होगा यार ऐसा सिस्टम होगा जिसमें दोनों ही चेंज ना हो। तो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर ट्रांसफर, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट, ना ही मैटर का ट्रांसफर। ऐसा एग्जांपल देखें तो थर्मस फ्लास्क, इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, हमने चाय बनाई, बिल्कुल ही गरम गरम चाय बन गई, अब हमने उसको केतली में डाल दिया और बंद कर दिया। जो बंद कर दिया, ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होंगे जहां पे ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसको आइसोलेटेड। जहां पे केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्लोज सिस्टम, जहां एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं, मगर ये बार बार इस्तेमाल होनी है। और जहां पे भी यूनिवर्स में इस पार्ट को छोड़कर जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक की बात करें, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सराउंडिंग। टाइप्स की बात कर ली मैंने। नेक्स्ट आता है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो स्टेट वेरिएबल बेसिकली अगर आप समझें तो आप अपने आप बता सकते हैं सर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि मान लो अभी पानी की बात कर रहा हूं, उसे गर्म कर रहा हूं, तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, ठीक है ना। गैस मेरे पास वाटर वेपर्स हैं, मैंने उसे कंडेंस किया, टेम्परेचर को कम किया, प्रेशर हाई किया, लिक्विड, और ज्यादा टेम्परेचर कम किया तो सॉलिड हो गया। और अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का भी इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बिकॉज व्हेन वी चेंज दीज प्रॉपर्टीज
दे चेंज द स्टेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स बाय चेंजिंग दिस वैल्यू वी चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, सॉलिड, इस तरह हम जो चेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। उसके बाद दो बेसिक टर्म्स और हैं जो बार बार इस्तेमाल हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो ये दो टर्म बार बार इस्तेमाल होने वाली। पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, बिल्कुल इजी टर्म्स हैं स्टूडेंट, आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम, स्टेज ऑफ सिस्टम। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने वाटर लिया, आप कहेंगे सर वाटर का एग्जांपल ले लो, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपने वाटर लिया, मैंने उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से देखा क्या है 50, इस टाइम एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कहा पानी को गर्म करो, थोड़ी देर बाद बंद कर दिया, मैंने कहा अब इसका टेम्परेचर देखो, आप कहेंगे सर 90 डिग्री टेम्परेचर हो गया। मैं कहूँ व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो आप कहेंगे 90 प्लस 30 सर 60 डिग्री सेल्सियस क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो आपने क्या देखा, जब मैंने चेंज इन टेम्परेचर की बात की या चेंज इन प्रेशर की बात की या चेंज इन एनर्जी की बात की, तो जब मैं जनरली जो टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक की इस्तेमाल होती हैं, जब उनमें हम चेंज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम केवल उसका इनिशियल स्टेज देखते हैं और फाइनल स्टेज देखते हैं, और उसमें से फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटा देते हैं, कह देते हैं दिस इज द चेंज इन एनर्जी, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी। यानी जो प्रॉपर्टीज इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड करती हैं स्टूडेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपके सारे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, फिर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये सारी टर्म्स स्टूडेंट। और इसके अलावा भी जहां पे केवल आप इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, वो सब प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहलाएंगी, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में सारे आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में केवल दो प्रॉपर्टी को छोड़कर, कौन सी, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। अब आपने सर पाथ फंक्शन कैसे, तो सपोज करिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए से मुझे बी प्लेस पे जाना है, मुझे कोई वर्क करना है, मैं यहां से ऐसे गया। अब आप कहेंगे, दूसरा स्टूडेंट कहेगा सर पहले मैं यहां गया फिर मैं यहां गया। एक थर्ड स्टूडेंट था, पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर यहां पे आ गया। तो सबका इनिशियल और फाइनल स्टेज क्या है स्टूडेंट, सेम है। मगर क्या हर एक स्टूडेंट ने जो वर्क यहाँ पे मूवमेंट करके गए हैं तो सेम वर्क किया है? आप कहेंगे नहीं सर, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, क्योंकि वर्क डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है व्यक्ति ने। तो कहने का क्या मतलब है कि इनिशियल और फाइनल स्टेज तो सेम है। इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम। तो जो पाथ ऑफ द सिस्टम पे जो टर्म डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। इसके अलावा कुछ और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन से हैं, आइसोबार, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज कंटिन्यूटी में डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें। और अगर आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।